नमस्कार। यूं तो मेवाड़ के युवराज चूंडा को लेकर एक वीडियो हम पूर्व में भी बना चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों भगवती चरण वर्मा जी द्वारा किया गया उनका चरित्र चित्रण पढ़ने का सौभाग्य मिला तो लगा कि मां भारती के इस सुपुत्र पर तो एक श्रृंखला ही बनाई जानी चाहिए। चूंकि इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः सन संवत का उल्लेख न करते हुए आइए केवल घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह उस दौर की कहानी है जब मेवाड़ पर सिसोदिया कुलभूषण 60 वर्षीय राणा लाखा का शासन था। वीर प्रसवनी राजस्थानी धरा ने खनिज संपदा को भी जन्म दे दिया था। तांबे और चांदी की खदानें मिल गई थीं, फलस्वरूप प्रजा भी सुखी और समृद्ध हो रही थी। तभी वह घटना घटी जिसने राणा लाखा के बड़े पुत्र युवराज चूंडा को सदा सर्वदा के लिए अमर कर दिया। हुआ कुछ यूं कि राणा लाखा के दरबारे खास लगा हुआ था। दरबारे खास अर्थात जिसमें केवल चुनिंदा सरदार ही उपस्थित रहते थे। आम व्यक्तियों को उसमें प्रवेश नहीं होता था। हास परिहास विनोद का दौर चल रहा था। भंग और कुसुमा का भी प्रयोग हुआ था। राणा पर भी थोड़ा सा विजया का प्रभाव था। उसी दौरान मारवाड़ के राठौड़ राव रणमल के भाई रतनदेव दरबार में उपस्थित हुए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा कन्नौज में जयचंद के पराभव के बाद उनके वंशज आकर मारवाड़ में बस गए थे और अपना साम्राज्य स्थापित कर मंदौर या मंडावर को अपनी राजधानी बना लिया था। उन्हीं के वंशज राव रणमल ने अपनी पुत्री गुणवती का संबंध युवराज चूंडा के साथ करने का प्रस्ताव भेजा था और नारियल लेकर उनके भाई रतनदेव चित्तौड़ पधारे थे। इन्हीं राव रणमल के बेटे जोधा ने बाद में जोधपुर शहर बसाया था। मेवाड़ और मारवाड़ का संबंध होना राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो स्वाभाविक ही दरबार में उपस्थित सभी सरदारों को इस समाचार से बहुत प्रसन्नता हुई। रतनदेव ने राणा को प्रणाम करते हुए कहा कि मारवाड़ ने अपनी राजकुमारी के विवाह हेतु चित्तौड़ नारियल भेजा है। कुछ तो हार्दिक प्रसन्नता और कुछ भंग की तरंग अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए राणा लाखा के मुंह से निकल गया। अब हम तो वानप्रस्थ की सोच रहे हैं, सो इस 60 वर्षीय वृद्ध विधुर के लिए तो यह नारियल आया नहीं होगा। और अपने इस मजाक पर वह स्वयं ही ठठाकर हंस दिए। सब दरबारी और स्वयं रतनदेव ने भी इसे मजाक के रूप में ही लिया और दरबार में हंसी ठहाके गूंजने लगे। लेकिन उसी समय दरबार में आते युवराज चूंडा ने इस वाक्य को सुनकर गंभीरता से ले लिया और जब उनसे कहा गया कि मारवाड़ की राजकुमारी के साथ आपके विवाह हेतु नारियल आया है, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, अब तो आपके कथनानुसार ही यह नारियल तो आपके लिए हो चुका। राठौड़ राजकुमारी तो अब मेरी मां समान हो गई। सारे दरबार में सनाका छा गया। राणा लाखा का भी सारा नशा हिरन हो गया। चूंडा को समझाते हुए बोले, युवराज, मैंने तो यह मजाक में कहा था। लेकिन युवराज ने जवाब दिया, महाराज, सिसोदिया प्रमुख का वचन तो वज्र की तरह अकाट्य होता है। राणा क्रुद्ध हो गए और बोले, युवराज, नारियल तो मैं अपने लिए स्वीकार कर लूंगा, किंतु इतना ध्यान रखना कि अगर मारवाड़ की राजकुमारी से कोई संतान उत्पन्न हुई तो वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। आकाश की ओर हाथ उठाकर युवराज बोले, भगवान एकलिंग और अपने पूर्वजों को साक्षी करके कह रहा हूं कि मारवाड़ की राजकुमारी का पुत्र ही मेवाड़ का राणा होगा, मैं नहीं। सारे दरबारी एक स्वर में बोले, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? बड़ा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। लेकिन चूंडा का संकल्प अडिग था। अंततः राजकुमारी गुणवती का विवाह
वृद्ध राजा के साथ ही हुआ। कुछ इतिहासकारों ने राजकुमारी का नाम हंसा माना है। जो भी हो, विचारणीय तो घटनाएं हैं। विवाह के बाद राणा का ध्यान राजकाज से कम होता गया और एक प्रकार से युवराज चूंडा ही सब काम देखने लगे। अपने व्यवहार से वे सबका दिल जीतते जा रहे थे। इस बीच नई रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नामकरण हुआ मुकुल। कुछ इतिहासकारों ने उन्हें मोकल कहकर पुकारा है। राणा का मोह अब रानी के प्रति और बढ़ गया। अब या तो वे दरबार में आते ही नहीं थे और आते भी थे तो महज आमोद प्रमोद की खातिर। ऐसे ही एक दिन जब दरबार होली की रंगीनियों में खोया हुआ था, तभी प्रतिहारी ने आकर सूचना दी कि गया तीर्थ से कुछ पंडे भेंट की खातिर आए हैं। राणा को उनका आगमन अपने आमोद प्रमोद में व्यवधान प्रतीत हुआ और उन्होंने पंडों को अतिथिशाला में ठहराने को कहा। किंतु युवराज चूंडा ने पिता को प्रणाम कर निवेदन किया, महाराज, ये लोग 300-350 मील दूर से आए हैं। इनकी पीड़ा तो तत्काल सुनी जाने योग्य है। हो सकता है धर्म क्षेत्र पर कोई विपत्ति आई हो। आप अनुमति दें तो मैं जाकर सुन लूं। अब राणा को भी अपने कर्तव्य का बोध हुआ और उन्होंने कहा, नहीं नहीं युवराज, तुमने समय पर मुझे आगाह कर दिया। मैं ही सुनूंगा उनकी बात। उन लोगों को तत्काल दरबार में बुलाया जाए। सच में ही तीर्थराज गया के वे पंडे यवनों के हाथों हुए गया के विध्वंस का ही समाचार लाए थे। जिस गया को पितरों की भूमि मानकर पूरे भारत के लोग अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु वहां पहुंचते हैं, वह भगवान विष्णु के चरण कमलों के चिन्ह से युक्त धर्म भूमि यवनों के अधिकार में पहुंच चुकी है। यह जानकर युवराज चूंडा का मुखमंडल सात्विक क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने तुरंत गया के लिए प्रस्थान की अनुमति राणा जी से मांगी। लेकिन अब तो वृद्ध राणा का क्षत्रियत्व भी जाग चुका था। राणा ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई। नर्तकियों का समूह, मदिरा के पात्र, विलासिता का वातावरण और उस सभा में खड़े गया के पंडे। राणा का मन ग्लानि से भर गया। वे सभासदों से बोले, सुन रहे हो आप लोग युवराज चूंडा की बात? इस विशाल हिंदू भूमि पर कुछ मुट्ठी भर मुसलमान आधिपत्य जमाए बैठे हैं, तो उसके मूल में हम क्षत्रियों की विलासिता से उत्पन्न कायरता और फूट ही है। अब मुझे ही लो, इस परिपक्व अवस्था में जब मुझे पूरी तरह धर्म के लिए समर्पित हो जाना चाहिए, मैं भी राग रंग में डूबा हुआ हूं। युवराज चूंडा, अब तुम नहीं, स्वयं मैं राणा लाखा ही अपनी सेना के साथ पितृभूमि गया को मुक्त कराने जाऊंगा। तुम मेवाड़ को सुदृढ़ बनाओ, समूचे राजस्थान को एकता के सूत्र में बांधो और प्रयत्न करो कि कोई विधर्मी इस भूमि की तरफ टेढ़ी आंख से देखने का साहस कभी न कर सके। चूंडा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धर्म की रक्षा करने का दायित्व प्रथमतः हम युवाओं का है। राणा बात काट कर गरजे, क्षत्रिय मृत्यु पर्यंत बूढ़ा नहीं होता चूंडाजू। मेरी मोह निद्रा टूट चुकी है। जीवन की अंतिम बेला में धर्म रक्षा का पुण्य मुझे ही अर्जित करने दो। जाओ, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दो। एकलिंग भगवान की जय। और इसके साथ ही राणा लाखा दरबार से उठकर चले गए। 4 दिन में लगभग 5000 सैनिक चित्तौड़ में एकत्रित हो गए। प्रस्थान के पूर्व आयोजित दरबार में राणा लाखा बोले, मैं सिसोदिया कुल में उत्पन्न मेवाड़ का अधिपति पितरों की भूमि गया को यवनों के अत्याचार से मुक्त कराने हेतु युद्ध अभियान पर जा रहा हूं, अतः मुझे अंतिम विदाई दें। यदि गया धाम में मुझे वीर गति प्राप्त हुई तो मेरा परम सौभाग्य होगा, और अगर विधर्मियों से तीर्थ स्थान को मुक्त करा सका और मेरी विजय हुई तो भी मैं अब चित्तौड़ वापस नहीं आऊँगा। वहाँ से ही तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊँगा और शेष जीवन सन्यासी के रूप में बिताऊँगा।
इसलिए जाने के पूर्व मैं आज से ही युवराज चूड़ा को मेवाड़ नरेश नियुक्त करता हूं। चूड़ा यह सुनते ही उनके चरणों में झुक गए और रुंधे कंठ से बोले, राणा जी की जय हो, लेकिन मेवाड़ की राजगद्दी तो आपके बाद मुकुल जी की है। इस विषय का निर्णय 7 वर्ष पूर्व ही इसी दरबार में हो चुका है। मैंने भगवान एकलिंग और पितरों को साक्षी देकर वचन दिया था कि भावी शासक मैं नहीं, मारवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही होंगे। यह कहने के साथ ही चूंडा आगे बढ़े और रानी गुणवती की गोद में बैठे 5 वर्षीय कुंवर मुकुल जी को उठाकर राणा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, महाराज अपने उत्तराधिकारी का राज तिलक स्वयं करें। डबडबाई आंखों और करुण स्वर में राणा ने कहा, यह अभी अबोध बालक है, मेवाड़ के शासन का भार कैसे उठाएगा। चूड़ा का गंभीर स्वर गूंजा, राणा मुकुल जी की सेवा में यह चूड़ा तो है। आप निश्चिंत रहें, जब तक ये शासन संभालने योग्य नहीं होते इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद सब कुछ इन्हें सौंपकर मैं अलग हो जाऊंगा। राणा बोले, फिर भी चूड़ा, तुम मेवाड़ के सामंत तो रहोगे ही। यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कौन सा इलाका तुम्हारे लिए और कौन सा तुम्हारे छोटे भाई रघुदेव के लिए निर्धारित किया जाए। चूड़ा बोले, इलाका रघुदेव के लिए निर्धारित कर दें। मैं अपने लिए मेवाड़ से दूर का कोई इलाका अपने भुजबल से स्वयं प्राप्त कर लूंगा। सारी सभा इस धर्मनिष्ठ, वीर, धीर और गंभीर युवराज की जय जयकार से गूंज उठी। राणा ने रघुदेव को केलवाड़ा का इलाका दिया और उसके बाद अपने 5000 सैनिकों के साथ राणा लाखा गया अभियान पर निकले। जहां से भी वे निकले धर्मप्राण युवा उनकी सेना में सम्मिलित होते गए और स्थिति यह बनी, जब राणा गया पहुंचे तो उनके साथ 50,000 का सैन्य दल था। इसके आगे की कहानी अगले अंक में सुनना न भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रांति दूत और प्रसारित करते रहिए देश प्रेम की यह गाथाएं। नमस्कार।